हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 का जो पेपर 1 था उसके भाग सेकंड जो है हमारा हिंदी लैंग्वेज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यूपी टेट के जितने भी अदर पेपर्स हैं या उनके पार्ट्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। कारक पूछ रहा है, इसको जूम कर देते हैं। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक पूछ रहा है। कारक पूछ रहा है कौन सा, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है या संप्रदान कारक है। तो सही विकल्प यहाँ पर ए वाला बनेगा, अधिकरण कारक। भाई घोंसले में है ना चिड़िया, घोंसले में चिड़िया है, अधिकरण बन रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसमें से देखकर आंसर बताना है। 32 और 31 का देखिए, यहाँ पर गद्यांश पढ़िए। गांधीवाद में, जो गांधीवाद था उसमें राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस बात की विशेषता है। इस बात की विशेषता बता रहा है। पहली बात तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में ही सीमित हो चुके हैं। ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। आत्मा से उसका संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म संसार तक उसका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। अब गांधीवाद की फिर विशेषता बता रहा है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। अब किस चीज़ में सारे वाद सीमित हैं? धर्म तक सीमित हैं, या सांप्रदायिकता, या राजनीतिक क्षेत्र, या फिर आत्मा तक। तो इसमें बताया गया था राजनीतिक क्षेत्र तक सारे वाद सीमित हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो राजनीतिक, आध्यात्म और सांप्रदायिकता को बताया गया है, या फिर जनसेवा अध्यात्म को, या राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, या ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो उसमें पहली लाइन में ही बताया गया था राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, उसका बेसिक आधार बताया गया था मतलब। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया रचना है वो किसकी रचना है? नागार्जुन की है, राघवेंद्र राघव की है, या धर्मवीर भारती है, भगवती चरण वर्मा। तो सही विकल्प यहाँ पर बनता है धर्मवीर भारती जी की रचना है कनुप्रिया। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे अंधा युग है, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, है ना। अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर पूछा है तो आपको सभी को, भाई स्वर कितने 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसमें प्लुत में देखिए नाम तीनों एक लिखा है, लेकिन इसमें सही उच्चारण क्या होगा वो आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है, 2 वाला ओम, ये है प्लुत स्वर। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है। वाक्य का रूप बताना है। यहाँ पर कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर कर्मवाच्य है, या उभयवाच्य है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा सही विकल्प यहाँ पर, कर्तृवाच्य, जो कि यहाँ पर सही होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रिया का जो लिंग होता है वचन कर्ता के अनुसार, लिंग और वचन उसका कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, और आपको इसमें अलंकार भी पता होगा। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। यहाँ पर जो पानी शब्द आया है
क्या लास्ट में, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती और मानस मनुष्य और चून के लिए, तीन के लिए अलग अलग अर्थ इस पानी का निकलता है। ठीक है, मोती के लिए चमक होता है और मनुष्य के लिए सम्मान की बात के लिए होता है और चूने के लिए जल के रूप में ही होता है। तो श्लेष अलंकार में होता क्या है, एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं ना, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। अंक, चांद, अंगना या आँख। तो देखिए अंक में ऐसे नहीं लिखा जाता, केवल बिंदी लगती है यहाँ पर। चांद में चंद्र बिंदी लगती है और आँख में भी चंद्र बिंदी। अंगना यहाँ पर एकदम करेक्ट विकल्प है 38 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी किसकी सही है वो बताना है यहाँ पर। तो देखिए पहला ऑप्शन है सन्निधि। अब यहाँ समनिधि तो नहीं होता है, सन्निधि भी नहीं होता है, संनिधि, तो यहाँ पर सही विकल्प ए वाला बनता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जो उपचारात्मक शिक्षण होता है। अब इसके लिए आपको उपचारात्मक और निदानात्मक में अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे पहली बात तो समस्याओं के कारणों की सही अगर पहचान है तो आप उपचारात्मक शिक्षण जो करते हैं वो 100% सफलता की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। देखिए निर्देश दिया गया है यहाँ पर 41 और 42 में सही विकल्प छांटना है। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी। देखिए पहली बात तो तुलसी यहाँ गया, भले जाऊं ललायन बोलन की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, इस पद्यांश में कौन सा रस है? रस पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाल छवि का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद किस कवि का है? तो यहाँ उपरोक्त पद में देखिए तुलसी जी का नाम भी आया था, तो सही विकल्प कौन सा है? तुलसीदास जी का है पद। नेक्स्ट है 43, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए श तालव्य है, ये तालव्य तो नहीं है, ये मूर्धा श है, और ये मूर्धा नहीं है, तालव्य है, दोनों गलत। च कंठ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, ये तालु में आता है। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। विसर्ग कंठवर्ण है, ये तो बिल्कुल सही है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या श संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही। तो इसमें देखिए ये तो सही है, यहाँ पर ये 3 नंबर गलत है। तो अशुद्ध पूछ रहा है तो यही यहाँ पर विकल्प सही बन जाएगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ तो हो ही नहीं सकता ना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अब यहाँ पर देखिए अशुद्ध पूछ रहा है लड़के के विषय में, तो देख लेते हैं वचन। अब यहाँ पर वचन के रूप में एक वचन प्रयोग किया गया है या बहुवचन प्रयोग किया गया है। तो मेरे लड़के ने, तो यहाँ वैसे तो लड़के बहुवचन शब्द, लेकिन यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? एक वचन यहाँ पर सही है। तो अशुद्ध देखते हैं, कर्ता है यहाँ पर कि नहीं है? कर्ता भी है, पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन नहीं है। तो 45 में 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द का यहाँ पर छांटना है। तद्भव शब्द को नाथ है, खेत है, त्रिकुटी है या प्रभु है। तो सही विकल्प यहाँ पर बनता है बी वाला, मतलब 2 नंबर। खेत का जो तत्सम होता है वो क्षेत्र होता है, ना कि खेत। तो ये यहाँ पर तद्भव के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बताना है।
पतलून है, लाश है, धड़ाम है, औरत है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, धड़ाम जो शब्द है ये देशज है। बाकी कौन कौन से हैं, जैसे लाश जो शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। औरत किस भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है यहाँ पर, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका जो है अर्थ बताना है। यहाँ पर क्या होगा, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, या मिथ्या आडंबर, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, या अधिक पाने के लालच करना। तो सही विकल्प यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना ही इसका अर्थ होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताना है। ऋग प्लस वेद है, ऋग प्लस वेद है, या ऋवेद है, या ऋग्वेद है। ये दोनों गलत हैं, यहाँ सही विकल्प दूसरा वाला बनता है। 50 नंबर प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास है। समास पूछ रहा है आप बीती शब्द में, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय समास है, या फिर द्विगु समास है। तो सही विकल्प यहाँ पर बनता है तत्पुरुष समास, ठीक है। क्यों, आप बीती का अर्थ क्या होता है, जो अपने आप पर बीती हो, ठीक है। तो यहाँ तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व में क्या होता है, परस्पर जोड़ा बनता है या विरोध वाले शब्द आते हैं। कर्मधारय समास, और इसमें द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची, और इसमें उपमेय उपमान है ना, विशेषण विशेष ये सब प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। उद्देश्य होता है, ये तो होता ही है भाई, उद्देश्य और लक्ष्य समानार्थी में आते हैं। हेतु या नियोजन, हेतु भी आता है, जो नियोजन है ये नहीं आता। तो सही विकल्प यहाँ पर नियोजन बन जाएगा, डी वाला ऑप्शन बनता है आंसर में यहाँ पर। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। 52 नंबर प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु, ऋजु कोण संबंधित है ना, मतलब पढ़ा होगा ना। तो ऋजु जो है इसका विलोम क्या होता है। तो सही विकल्प यहाँ पर डी वाला बनता है, वक्र, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सीधा जो है और सरल, इसके समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। पूछा है किस विकल्प में विशेषण का जो निर्देश है अशुद्ध है, मतलब 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें विशेषण शुद्ध के रूप में यूज हुआ है। 26 क्या है, पूर्णांक बोधक है, या दूसरा क्या है, दूसरा जो शब्द है क्रमवाचक में है, ये आता है। 2.5 अपूर्णांक बोधक, मतलब ये 26 पूर्णांक है, ये क्लियर है। अपूर्णांक ये क्लियर है। वह नौकर, कोई विशेषण नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। देखिए वह नौकर पढ़ी, इसमें ये वह शब्द जो है यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर यहाँ सही विकल्प तो ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग होता है। किस भेद का बोध होता है, प्रयोग है। तो यहाँ पर बताना है, आप भला तो जग भला। तो इसमें क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम आता है, क्लियर है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बताना है। संतान है, कढ़ी है, चील है, सरसों है। तो ये जो प्रश्न आया था इसमें काफ़ी मतभेद थे उस टाइम, और काफ़ी लोगों ने इसमें मिस्टेक भी की थी। तो देखिए यहाँ पर कहीं कहीं बुक में आपको देखिए कढ़ी और सरसों दोनों तो स्त्रीलिंग में आते हैं। वैसे तो संतान और चील भी स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आपको चील जो है पुल्लिंग के रूप में मिलेगा। लेकिन जो सही माना गया था शायद ये संतान माना गया था। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन रहा था उस वक्त। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर सही अनुक्रम क्या है, मतलब किस क्रम में कौन सी रचना उनकी पहले रची गई, फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे। देखिए सबसे पहले देखिए मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश, 4 रचनाएं हैं। इन चारों को दिया गया है यहाँ पर सब में। तो सबसे पहले इनकी मधुशाला लिखी गई थी, ये सन 1935 में प्रकाशित हुई थी मधुशाला। उसके बाद देखिए ये तो यहाँ पर पहले ही क्लियर हो रहा है, अगर एक आपको पता है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। दूसरे बात मधुबाला 1936 में हुई थी,
और फिर है मधुकलश ये 1937 में और निशा निमंत्रण 1938 में। सही विकल्प यहाँ पर बी वाला बनता है। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सुमेलित करने के लिए आया है। ठीक है, क्या दिया गया है? हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इसमें कब कौन सा कब हुआ था ये वाला बताना है। यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन तो 1910 से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा जो हुई थी वो 1893 में हुई थी। अगर आपको एक या दो पता है तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो पहला वाला सी से जाएगा, दूसरा वाला ए से। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला सी से देखिए ऊपर दोनों में दिया गया है, बट दूसरा किससे था? जो काशी नागरी प्रचारणी ए वाले से मैच था ना, तो यहाँ पर देखिए ए वाला सी और ए हो जाएगा। सही विकल्प यहाँ पर बनता है ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है तुलसीदास के रचनाकार। देखिए तुलसीदास जो है ये किसकी रचना है, मतलब तुलसीदास जी के बारे में नहीं पूछ रहा है, तुलसीदास किसकी रचना है ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा है, केशवदास है, महादेवी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सही विकल्प यहाँ पर बनता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या ये है यहाँ पर प्रभा खेतान जी की। सही विकल्प यहाँ पर बी वाला बनता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? रैदास जी का है, दादू जी का है, या कबीरदास जी का, या नानकदास जी का? तो यहाँ पर सही विकल्प जो बनता है वो रैदास जी का, ये लाइन इनकी है। तो यहाँ पर हिंदी वाला भाग खत्म होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।